एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम हमारे जो प्लाट है एनआरसी 150 का, या फिर अगर बात करें तो हम हमारी जो सोयाबीन का प्लाट है उसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ले रहे हैं। और स्प्रे हमने कल भी लिया था, तो लगभग जो हमारा प्लाट है लगभग सभी पहले जो इंसेक्टिसाइड है उससे कंप्लीट हो चुका है। और लगभग थोड़ा बहुत बचा है, 5 से 6 पावर और बचे हैं, जो कि इस वाले प्लाट में लगभग अगर देखा जाए तो 50% में रहा हुआ है, जो कि उसमें अभी हम स्प्रे कर देंगे। तो इसमें एक मेन टॉपिक था कि हम कौन सा इंसेक्टिसाइड लें पहले स्प्रे में। तो इसके लिए हमारा जो मेन चैनल है एमपी फार्मिंग करके, क्योंकि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये एमपी फार्मिंग 47 पर देख रहे हैं। तो जो एमपी फार्मिंग वाला हमारा चैनल है उस पर हमने ऑलरेडी पहले स्प्रे में हमें कौन कौन सी चीज़ें लेना है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट है, जबकि हमने पूरा आप सभी को दिखाया है या फिर हमने बताया है, सारी चीज़ें कोशिश करी है कवर अप करने की, हमें पहला स्प्रे कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए। तो इसमें लगभग सारे जो आपके डाउट्स हैं ये लगभग पूरे क्लियर हो जाएंगे उसमें, उस वीडियो को देखने के बाद में। अभी फ़िलहाल में अगर बात करें कि एक नया टॉपिक है इसमें, लगभग जो दूसरे किसान हैं उनमें आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी आप दूसरे किसी वीडियो को शेयर ना भी करें तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। अभी फ़िलहाल में क्या है कि सोयाबीन की जो फसल है इसमें किसान क्या करते हैं कि फंगिसाइड से सीड को ट्रीटेड करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो फसल है उसमें इंसेक्टिसाइड से कोई समस्या है ही नहीं। अभी क्या है कि किसानों ने अलग अलग तरीके से सीड को ट्रीटेड किया है। पहला जो अगर सीड ट्रीटमेंट करने वाला जो सबसे किसानों की पहली पसंद है तो उसमें है आपका ज़िलोरा, जिसमें कि लगभग अगर देखें तो 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, जिसमें कि पहला आता है पाराक्लोस्ट्रोबिन, जो कि आपको फंगिसाइड के तौर पर मिलता है। उसके साथ में एक और केमिकल आता है जिसका कि मुझे क्लियर नाम याद नहीं है, तो मैं आपको स्क्रीन पे उसके बारे में लिख दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, तो उसके बारे में अगर गलत बोल दूंगा तो आप थोड़े शब्द पकड़ लोगे। उसके साथ आता है दूसरा, अगर देखा जाए तो जिसमें 3 चीज़ें रहती हैं, जिसमें फंगिसाइड भी आता है, उसके साथ में इंसेक्टिसाइड भी आता है, जो कि आपको अभी फ़िलहाल में मार्केट में देखें तो बहुत सारी कंपनियों के मिलते हैं, जिसमें कि फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों चीज़ें रहती हैं। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखें या फिर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट का यह कहना है कि आपको FIR विधि से आपको आपके सीड को ट्रीटेड करना चाहिए। और ये चीज़ें आपको कब दिखती हैं, जब आपकी फसल 12 से 14 दिन की कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको पता चलता है कि हमें सीड को ट्रीटेड FIR तरीके से क्यों करना चाहिए, फंगिसाइड से, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम से हमें क्यों हमारे सीड को ट्रीटेड करना चाहिए। अब किसान क्या इतनी ज़्यादा मगजमारी तो करते नहीं है कि पहले फंगिसाइड से करें, फिर इंसेक्टिसाइड से करें, उसके बाद फिर राइजोबियम से करें। तो इतनी सारी चीज़ों से सीड को ट्रीटेड तो करते नहीं है। सीधी सी कहानी कि किसान सिर्फ एक बार ही सीड को ट्रीटेड करेगा। अब एक बार करेगा तो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों को मिला के भी सीड को ट्रीटेड कर सकते हैं। पहले हमें ये बताया जाता था कि आपको पहले फंगिसाइड से करना है फिर इंसेक्टिसाइड से करना है, लेकिन मार्केट में अब ऐसे ऐसे केमिकल आ रहे हैं जिनमें कि आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों साथ में मिलेंगे, उनको दोनों को मिक्स करके आपको एक ही बार में सीड को ट्रीटेड करना है और आपकी फसल कंप्लीट। अभी अगर देखें हमारे इस वाले प्लाट में, तो इसमें हमने क्या है कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों से सीड को ट्रीटेड किया था, जिसमें इंसेक्टिसाइड था हमारा थायोमेथाक्साम, उसके साथ में हमने लिया है एजाक्स्ट्रोबिन के साथ में था थायोफेनाइड मिथाइल, जो कि आपको लगभग कोई से भी केमिकल में मिल जाएगा आपको UPL में। उसके बाद फिर अगर बात करें तो दूसरी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि आपको ये केमिकल मिल जाएगा। लगभग सभी कंपनियां बना रही हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में देखें तो हज़ारों कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं, हज़ारों कंपनियां हैं जो कि पर डे नया नया केमिकल लेकर आ रही हैं। और आने वाले समय में आपको इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड दोनों चीज़ें साथ में मिलने वाली भी हैं, क्योंकि आज से पहले अगर देखें तो ये सिस्टम चलता था कि भैया आपको सिर्फ एक ही दवाई मिक्स करके डालना है, इसके साथ में दूसरी दवाई आपको डालना ही नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो 3-3, 4-4 केमिकल साथ में आ रहे हैं। उसके साथ हमारा मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमने जो सीड को ट्रीटेड किया था अलग अलग तरीके से, उसमें हमारा फ़र्क क्या दिखा। अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो ये जो प्लाट है ये NRC 150 का है, और इसमें हमने जो सीड को ट्रीटेड किया था इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों से सीड को ट्रीटेड किया था, जिसका अगर देखा जाए तो हमने पर्सनली एक अनुभव लिया है। आप भी देखें आपकी फसलों में, इस वर्ष अगर आप नहीं देख पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर देखें, ये चीज़ें देखें और प्रैक्टिकल करके देखें आपके प्लॉट में। आप अपने खुद के प्लाट में प्रैक्टिकल करोगे ना, तभी आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी, क्योंकि दूसरे के प्लाट में आपको वो चीज़ें उतनी क्लियर होती नहीं है कि शायद ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। ये थोड़ा सा एक क्या है कि मन में झिझक रहती है। तो देखिए इसमें हमने थायोफेनाइड मिथाइल, उसके साथ में एजाक्स्ट्रोबिन और थायोमेथाक्साम 3 चीज़ें हमने कॉम्बिनेशन में ली थी, उससे सीड को ट्रीटेड किया था।
तो इसकी कहानी ये रही कि इसमें स्टार्टिंग डेज में जो मच्छर आते हैं, पोपटिया फुद्दी जो रहते हैं, इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं रहा। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही हमने अगर देखें तो हमारा जो स्प्रे था उसमें हमने लिया, या फिर जो हमारा सीड का ट्रीटेड था, हमने जो सीड जिससे ट्रीटेड किया था उसमें लिया था हमने ज़िलोरा। तो ज़िलोरा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बेकार दवाई है या फिर ज़िलोरा बहुत ख़राब है। ज़िलोरा अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो कि किसानों के बीच में आज बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे केमिकल हैं। जैसे पायराक्लोस्ट्रोबिन बहुत अच्छा फंगिसाइड है, जिसे कि हम हमारी जो फसल है जब फूल से फल बनते हैं या फिर उस समय हम उसका स्प्रे करते हैं। पायराक्लोस्ट्रोबिन, एजाक्स्ट्रोबिन, ये जो फंगिसाइड है ये बहुत अच्छे फंगिसाइड आते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। लगभग हर एक फसल पर इनका स्प्रे होता है। तो इसकी कंडीशन अगर देखें आप तो आपको इसमें थोड़ा बहुत डैमेज दिखेगा। और ये जो बड़ी बड़ी पत्तियों पर आपको डैमेज दिख रहा है, ये डैमेज अभी का नहीं है। ये जो डैमेज है ये आज से लगभग अगर देखें तो 7 दिन पहले का है। क्योंकि 7 दिन पहले अगर देखें तो ये जो बड़ी वाली पत्ती आप देख रहे हैं उसका साइज़ ये था, छोटी पत्ती थी। तो ये जो डैमेज आपको बड़ी पत्ती में दिखता है, ये डैमेज इस समय नहीं होता, ये डैमेज होता है जब आपकी पत्ती छोटी रहती है तब। तो 7 दिन पहले, मतलब जब हमने किसी भी प्रकार कोई भी स्प्रे नहीं लिया था, जब ये कंडीशन थी। तो सीधी सी कहानी है कि आपको अगर सीड को ट्रीटेड करना ही है तो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों से सीड को ट्रीटेड करो, ताकि आपकी जो फसल है लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छा रिजल्ट दे। क्योंकि किसान बार बार फसल में स्प्रे नहीं करना चाहता। अभी अगर आप इस कंडीशन में देखें तो किसान क्या है कि खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके दूसरे बिजनेस भी हैं, दूसरे काम भी चल रहे हैं किसानों के, लगभग सभी के। तो किसान क्या करते हैं कि जो एक्टिव फार्मर है वो फिलहाल में अपनी दुकान चला रहे हैं या फिर किसी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो 15 दिन 20 दिन में आते हैं, एक स्प्रे करके और फिर वापस चला जाता है। तो 4-4 8-8 दिन तक खेत में देखने तक नहीं आता, ये कंडीशन रहती है। तो जिनका बिजी शेड्यूल है उनको तो लगभग मेरे ख्याल से कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों से सीड को ट्रीटेड करना चाहिए, उसके बाद ही किसानों को अपनी फसल लगाना चाहिए। और जो किसान पर डे जा रहे हैं, खैर उनको तो अगर ट्रीटेड नहीं करेंगे मेरे ख्याल से तो उनको भी करना चाहिए। पर खैर अपनी अपनी मर्जी है, जो किसान सीड को ट्रीटेड करना चाहे वो कर सकता है, जिन्हें नहीं करना है वो ठीक है। पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों से सीड को ट्रीटेड करना चाहिए। क्योंकि मैंने पर्सनली अपने खुद के प्लाट में दोनों चीज़ों का फ़र्क देखा है। तो इसमें हल्का सा ज़्यादा डैमेज है और इसमें अगर देखें तो इसमें डैमेज मतलब कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। जो सीड अच्छी तरीके से सीड को ट्रीटेड नहीं हो पाया था, शायद रह गया था, सिर्फ उसी में आप अगर देखें तो सिर्फ उसी में डैमेज है। लेकिन यहाँ अगर देखें तो मैं आपको लाइन से दिखा देता हूँ पूरा फुल प्रैक्टिकली। इसमें हर एक पौधे में आपको, हर एक पत्ते में आपको डैमेज दिखेगा। जो बड़ा पत्ता है इस साइज़ का, क्योंकि ये जो पत्ता है ये 7 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा छोटा था, आज ये कंडीशन में दिख रहा है, तो इसलिए आपको डैमेज ज़्यादा दिख रहा है। तो ये कंडीशन है पूरे प्लाट की, जिसमें अपन ने ज़िलोरा से सीड को ट्रीटेड किया था। अब चलिए ये तो बात होगी ज़िलोरा से सीड को ट्रीटेड करने के लिए। तो ज़िलोरा कोई बेकार ऐसा फंगिसाइड नहीं है या फिर सीड ट्रीटेड करने के लिए बीसेफ कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देता है। अगर आपके पास ज़िलोरा रखा हुआ तो उसमें थायोमेथाक्साम एफिस फार्मुलेशन वाला जो रहता है उसको मिक्स करें दोनों को, उसके बाद फिर आप सीड को ट्रीटेड कर सकते हैं। ये चीज़ें, या फिर आप जो पहले ही मिश्रित आता है थायोमेथा या फिर एजाक्स्ट्रोबिन और पायराक्लोस्ट्रोबिन दोनों एक ही ग्रुप के फंगिसाइड है, अपने स्ट्रोबिलरेंस ग्रुप के फंगिसाइड है। तो दोनों में से अगर एक भी अगर रहता है तो भी कोई समस्या नहीं रहती है। और आने वाले समय में हो सकता है कि कोई और केमिकल भी आ जाए। तो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों चीज़ों से आपको सीड को ट्रीटेड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम हमारे प्लाट में जो स्प्रे ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। अभी क्या है कि कई किसान ये बोलेंगे कि हम जो स्प्रे ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा महंगा। अब देखिए कहानी ये रहती है कि अगर आप अल्लिका डालते हैं, क्योंकि हमारे स्प्रे में पहला जो स्प्रे रहता है वो मेरा फेवरेट रहता है अल्लिका का, उसके साथ में अगर कोराजन क्रोल एंट्रानिलीप्रोल आज अभी ये इस साल सस्ता हुआ है, लेकिन हर साल क्या है कि हम इसी तरीके से क्रोल एंट्रानिलीप्रोल हमारा फेवरेट है, बहुत अच्छा केमिकल है, रिजल्ट आपको लॉन्ग टाइमिंग के लिए देता है, लॉन्ग समय के लिए देता है, बहुत लंबे समय के लिए इसको रिजल्ट देता है इससे। तो आप क्रोल एंट्रानिलीप्रोल, वैसे किसान बोलेंगे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन क्या है कि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो फिलहाल में हर एक कंपनी क्रोल एंट्रानिलीप्रोल को बना रही है, सेल आउट कर रही है। तो मार्केट में आपको ये जो डब्बी आपको दिख रही है IIL टेक्टर ब्रांड की, ये मार्केट में आपको 800 रुपये में आराम से मिल जाएगी। और अगर सस्ते में कहीं मिले तो उसका पूरा एड्रेस वगैरह डाल देना कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके आसपास वाले जो किसान हैं वो जाकर उस दुकान से परचेस कर सके। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये क्रोल एंट्रानिलीप्रोल जो कि सिस्टमिक तरीके से काम करने वाला प्रोडक्ट है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फर्स्ट स्प्रे में हम इसको लेंगे, सेकंड स्प्रे में हम इसको थोड़ा सा रोकेंगे, उसकी जगह हम इमावेक्टिन लेंगे, और थर्ड स्प्रे जो आएगा हमारा फ्लावरिंग स्टेज वाला, उसमें हम फिर इसको फिर से ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी हमारी। उसके साथ में हमारा है ये जो घोल आपको दिख रहा है, ये है
थायोमेथाक्साम का। उसके साथ में अगर देखें तो CS, जो कि CS फार्म में आता है आपका लेमडासाइलोथीन, जो कि 4.9% में रहता है। तो ये उसका घोल है। ये हमारा घोल कंप्लीट हो चुका है, ये लगभग 6 पावर का है। उसके साथ में अगर चिपको के बारे में बात करें तो क्या है कि समय हमारे पास बहुत कम था, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं। और ये बेशक अगर बात करें तो ये मार्केट में तो खैर ये 300 रुपये की एक डब्बी आती है 250 ml की दुकान के पास। पर मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है सिलिकॉन चिपको, ये मुश्किल से 300 रुपये लीटर का होगा, इससे ज़्यादा का होगा नहीं। खैर ये भी ठीक है। अगर आप सिलिकॉन चिपको या फिर किसी भी प्रकार का कोई चिपको यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एग्री 82 या फिर एप्साइटी दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। क्या है कि हम सिर्फ एक मजबूरी में इसको ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय उतना था नहीं और स्प्रे आज ही करना था, इसलिए गांव से इसी को परचेस कर लिया हमने। नहीं तो हम एग्री 82 या फिर एप्साइटी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिकॉन चिपको की जगह आप एग्री 82 और एप्साइटी दोनों का काम वही है सिलिकॉन चिपको का। और सिर्फ आपको 25 ml पर एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर आप 5 पंप डाल रहे हैं तो उसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। और लगभग क्या है कि मार्केट में अब आपको ये 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में मिल रही है 250 ml। 1 लीटर आपको 600 रुपये, 1 लीटर आपको 1000 रुपये, 1100 रुपये में मिल रही है। तो इसकी जगह आप एप्साइटी या फिर एग्री 82 का इस्तेमाल करें, उसका रिजल्ट आपको शानदार मिलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका कि हम आज स्प्रे लेने वाले हैं और स्प्रे करने वाले हैं। चलिए, तो आज हम ये चीज़ें स्प्रे करेंगे, उसके बाद फिर इसका जो इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में भी बताएंगे। उसके साथ हमने ये वाला जो प्लांट है हमारा, इसमें अपना जो हर्बिसाइड है उसी के साथ में हमने इंसेक्टिसाइड एक बार लेमडासाइलोथीन 4.9% पहले स्प्रे में 20 ml पर पंप के हिसाब से, जो कि 20 से 25 लीटर का रहता है, इसमें हमने डाल दिया था ताकि स्टेम फ्लाई से हम बच सकें। अब क्यों डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा एक ऑलरेडी वीडियो है जो कि आप एंड बॉक्स पर क्लिक करके, एक बॉक्स आएगा जिस पर कि आप क्लिक करके उसको फुल वॉच कर सकते हैं कि हमें पहले स्प्रे में स्टेम फ्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करना चाहिए। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो या फिर इसमें कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप एंड तक वीडियो वॉच किया आपने तो एक कमेंट करना तो बनता है आपका।